हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन भारद्वाज लेकर आई हूँ आज आपके लिए हिंदी की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने रस को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है छंद की, जो हमारा हिंदी के अंदर चल रही है। तो आइए और देखते हैं आज अपनी सेकंड क्लास को। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ सबको दिख रहा होगा, काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर आता है छंद। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं, उसमें है हमने पढ़ लिया है रस। पहला वीडियो हम सब पढ़ चुके हैं रस, एंड दूसरा वीडियो है हमारा आज का छंद। छंद क्या होता है, ठीक है। काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के हाई स्कूल में काव्य सौंदर्य के तत्व के 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक तो है आपका रस, दूसरा है आपका छंद, तीसरा है आपका अलंकार। एक है रस, एक है छंद, एक है अलंकार। ये काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर आ रहे हैं। तो हमने रस को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं छंद, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है अलंकार की, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंदर आ रहा है छंद। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। छंद होता क्या है? छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंधन। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, यानी कि बांधे रखना, ठीक है। इसकी परिभाषा है कविता को लयबद्ध, संगीतमय, सुव्यवस्थित व नियोजित करने वाला कारक छंद कहलाता है। कविता को, कोई भी कविता है उसको लयबद्ध यानी कि एक लय देता है, लयबद्ध, संगीतमय यानी कि गाकर, सुव्यवस्थित यानी कि व्यवस्थित तरीके से नियोजित करने वाला कारक छंद कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कविता को लयबद्ध, संगीतमय एवं सुव्यवस्थित करने वाला कारक छंद कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे ये कुछ मेन पॉइंट है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो हमको आंसर में लिखना होगा कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब आता है हमारा छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। अब आपसे पूछ लेगा कि छंद शास्त्र का प्रणेता किसको माना जाता है, तो आपको आंसर करना होगा कि छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य पिंगल को माना जाता है। ये आपको याद करने हैं, ये आपके याद करने के लिए पॉइंट है, ये आपका होमवर्क है। अब देख लेते हैं हम, हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला है बिंदु हमारा मात्रा और वर्ड। सबसे पहला है मात्रा और वर्ड। मात्रा सभी को पता है क्या होती है और वर्ड सभी को पता है क्या होते हैं। इसको समझ लेते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहा जाता है। मात्रा किसको कहते हैं? किसी ध्वनि यानी कि कोई भी हम शब्द बोल रहे हैं, कोई भी हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, हमें कोई भी शब्द बोलने में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ड की नहीं होती है। कहने का मतलब है कि छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ड की नहीं होती है। या तो कोई भी वर्ड एक मात्रा लेकर आएगा या फिर 2 मात्रा, 2 से अधिक मात्रा किसी की नहीं होंगी। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्रा किसी वर्ड की नहीं होती है। मात्रा स्वरों की होती है। सबसे पहले हमको मेन पॉइंट है कि मात्रा स्वरों की होती है। आ, ई, उ एंड बड़ा ऊ, आ, ई, उ और बड़ा ऊ की होती है, यानी कि आ, ई, उ और बड़ा ऊ हमारे क्या है?
ये हमारे स्वर है, तो मात्रा सिर्फ स्वरों की होंगी, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे कि का, खा, गा, घा, ड़ा, ज्ञा तक इनकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, सबकी समझ में आया ना? अब देखते हैं वर्ड के भेद। वर्ड के दो भेद होते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये हमको याद करना है प्लस समझते हुए भी जाना है, ये हमको हमारे छंद में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला है लघु। लघु सबसे पहला है लघु। लघु को छंद शास्त्र में इसको नाम दिया गया है हर्षवर्ड, यानी कि लघु। लघु मीन्स छोटा, लघु को हम छोटा भी बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लघु, यानी कि हर्ष वर्ड। इसका चिन्ह होता है खड़ी पाई, यानी कि वन की तरह बना होता है, खड़ी पाई। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, लघु का चिन्ह कैसा होता है? खड़ी पाई, यानी कि वन की तरह होता है। अब आया हमारा दूसरा गुरु। गुरु इसको हम यानी कि बड़ा भी बोल सकते हैं, इसको हम बड़ा भी बोल सकते हैं एक तरह से। आपको याद रखना हो तो छोटा होगा लघु और बड़ा होगा हमारा गुरु। ठीक है, अब इसको दीर्घ वर्ण, अब हम इसको दीर्घ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो हमारी रेखा होती है, इसका जो चिन्ह होता है, यहाँ खड़ी पाई नहीं, ये गलत लिख गया है, ये होता है वक्र। ये बाई मिस्टेक खड़ी पाई हो गया है। तो जो गुरु दीर्घ वर्ण होता है, उसका एस के जैसा, जैसे आप देख रहे होंगे, एस के जैसा चिन्ह होता है, जिसको वक्र रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं खड़ी पाई, जो लघु होता है, और जो एस के समान होता है, एस जैसा बना होता है, उसको बोलते हैं वक्र रेखा। यानी कि अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कि छंद में सिर्फ दो मात्राएं होती हैं, वो यही मात्रा है। स्क्रीनशॉट लेना हो आप किसी को तो ले सकते हो। एंड नेक्स्ट है, अब आया हमारा पहला बिंदु, हर्ष। हर्ष वर्ण क्या होता है? ठीक है, ये समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि हम कोई भी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, उन वर्णों में कम समय लगे, यानी कि बहुत कम समय लगे, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हेडिंग आपको याद करनी होगी। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किस किस वर्ड में कम समय लगता है? आ, ई, उ, री। चंद्रबिंदु व ह्रस्व मात्रा, यानी कि छोटी मात्रा वाले सभी वर्णों के उच्चारण में लघु एक मात्रा लगती है। अभी एक मात्रा की बात हो रही थी ना, ये वाली खड़ी पाई, खड़ी पाई की बात हो रही थी। तो आ, ई, उ, री व चंद्रबिंदु, इन सभी में, सभी वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या रहने वाला है? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि ह्रस्व से दुगना समय बोलने में, उच्चारण करने में, ह्रस्व से दुगना समय दीर्घ में लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई भी शब्द बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसमें कम समय लगता है, उसको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और उससे डबल, यानी कि उससे दुगना समय लगता है, उसको बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक है, क्लियर है ना? उसे बोलते हैं हम दीर्घ स्वर। इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। दीर्घ वर्ग की 2 मात्राएं, यानी कि ये 2 मात्राएं मानी गई हैं। इनका चिन्ह, इन्हें वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनको वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित
किया जाता है। और दीर्घ वर्ण क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ आदि दीर्घ वर्ण होते हैं। इन सभी की दो मात्राएं होती हैं, इन चारों की एक मात्रा होती है। चंद्र बिंदु व ह्रस्व मात्रा यानी छोटी मात्राएं वाले सभी वर्णों के उच्चारण में लघु एक मात्रा लगती है। समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, आप ले लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है एक और पॉइंट इसका, हलंत तथा आधे वर्ण गिने नहीं जाते हैं। हलंत तथा आधे वर्ण गिने नहीं जाते हैं, किंतु उनका प्रभाव जिस वर्ण पर पड़ता है वह गुरु माना जाता है। लाइन को समझना है। हलंत वर्ण तथा आधे वर्ण गिने नहीं जाते हैं, यानी कि हलंत वर्ण, हाँ ऐसे लिखा है इसमें, हा में हलंत लगा है, तथा आधे वर्ण यानी कि ये है ना, ये हलंत वर्ण व आधा वर्ण गिने नहीं जाते हैं, इनको गिना तो नहीं जाएगा, किंतु इनका प्रभाव जिस वर्ण पर पड़ता है वह गुरु माना जाता है। इनका प्रभाव जिस वर्ण पे पड़ रहा है, जैसे कि व्य, इससे पहले या बीच में, इससे पहले या बीच में जिस पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा वो गुरु मान लिया जाएगा। यानी कि इसकी तो कोई मात्रा नहीं, लेकिन इसकी मात्रा हो जाएगी गुरु, यानी कि बड़ी। ठीक है, समझ में आया? हलंत तथा आधे वर्ण गिने नहीं जाते हैं, किंतु उनका प्रभाव जिस वर्ण पर पड़ता है वह गुरु माना जाता है। वह क्या माना जाएगा? गुरु, यानी कि बड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है लघु, गुरु तथा मात्राओं की गणनाओं के नियम। लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, मात्रा क्या होती है, इनकी गणना, इनको गिनते कैसे हैं, ये सब हमको सीखना है। अब जितने भी यहाँ बिंदु लिखे हुए हैं वो मैं आप सबको एक बार समझा दूंगी, लेकिन वो आप सबको याद करने होंगे, दिमाग में सेट करने होंगे, क्योंकि छंद में इन्हीं सभी का हमको आगे चल के काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम पहला बिंदु समझते हैं। आ, ई, उ, री, ये स्वर लघु होते हैं, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। आ, ई, उ, री, ये स्वर लघु होते हैं और इनकी एक मात्रा होती है, इनकी एक मात्रा होती है। अभी हमने पीछे समझा था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये सभी लघु होते हैं और इन सब की एक मात्रा होती है, वही यहाँ बोल दिया उसने। नंबर 2, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये स्वर गुरु हैं, ये स्वर गुरु हैं यानी कि बड़े हैं। इनकी दो मात्राएं मानी जाती है, जैसा कि अभी हमने पीछे समझा है। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये स्वर गुरु वर्ण होते हैं, इनकी दो मात्राएं होती हैं। नंबर 3 है संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो, संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जस्ट अभी पीछे समझा था, संयुक्ताक्षर इसको बोलते हैं, यानी कि दो अक्षरों से मिला हुआ कोई भी अक्षर, दो अक्षरों से मिला हुआ कोई भी अक्षर बनता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति में संयुक्ताक्षर है व्यक्ति, ये दोनों संयुक्ताक्षर है। ठीक है, संयुक्ताक्षर होता है यानी कि रक्त, ये हमने कोई भी एक शब्द ले लिया है रक्त, तो रक्त में संयुक्ताक्षर है क्त, रक्त में संयुक्ताक्षर है क्त, तो यानी कि संयुक्ताक्षर के आरंभ में यदि आधा वर्ण हो तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है, इसकी मात्रा नहीं गिनी जाती है। जो भी पीछे समझ कर आए थे वही बात सेम कह रहा है। नंबर 4, यदि किसी शब्द के
बीच या अंत में संयुक्त अक्षर आता है तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ड गुरु माना जाता है। समझने की बात है। यदि किसी शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द के बीच में बीच या अंत में संयुक्त अक्षर आता है, ये अंत में आ रहा है ना, बीच में संयुक्त अक्षर आता है, तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ड, संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ड गुरु माना जाता है। यानी कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ड गुरु मान लिया जाएगा। ठीक है, पहले वाला वर्ड गुरु माना जाता है। सबके समझ में आया? जैसे अब यहां समझ लेते हैं, रक्त, ये एक शब्द दिया है रक्त, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है, ये है भक्त। रक्त भक्त में संयुक्त अक्षर है त। रक्त भक्त में संयुक्त अक्षर है त। अतएव इसके पहले के वर्ड भा, इसके पहले के वर्ड भा और रा गुरु माने जाएंगे। यानी कि इसके पहले के, यानी कि ये गुरु माने जाएंगे। ठीक है, रक्त में ये और भा दोनों वर्ड गुरु माने जाएंगे। ये नियम है, ये हमको याद करने हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सबके? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है ये। और पांचवा पॉइंट कह रहा है, ध्यान से सुनना, पांचवा है हमारा, अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है हमारा? बिंदी, कोई भी अक्षर पर बिंदी। और विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा दुख, हमने लिखा कंचन, तो ये तो हो गया हमारा अनुस्वार। ये क्या हो गया? अनुस्वार। और ये जो लगे हुए हैं इसको हम बोलते हैं विसर्ग, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। अब समझिए क्या कह रहा है, अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि, अनुस्वार और विसर्ग के पहले यदि लघु वर्ण हो, लघु मतलब क्या होता है समझाया था अभी, यदि लघु वर्ण हो तो उसे गुरु माना जाएगा। यदि लघु वर्ण हो, यदि ये लघु है तो भी इसको हम गुरु ही मानेंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए, जैसे अंत बसंत शब्दों में आ और शा के बाद अनुस्वार आया है, इसलिए अनुस्वार के पहले वर्ड को गुरु माना जाएगा। यानी कि आ और शा, आ और शा के पहले अनुस्वार आया है, ऐसे समझ लेते हैं इसको। इसको हम अंत को ऐसे भी लिखते हैं अंत, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बसंत, बसंत ऐसे ही तो लिखते हैं सिंपली, आप ऐसे समझ लिए अंत बसंत शब्दों में। अब इसको आप अंत पढ़े, इसको बसंत। अंत बसंत शब्दों में आ और शा के बाद, आ और शा के बाद, दिख रहा है ना, आ और शा के बाद, आ और शा के बाद अनुस्वार आया है। अनुस्वार यानी कि ये, इसको हमने नाम में लिख लिया है। ठीक है, आया है, इसलिए अनुस्वार के पहले वर्ड को गुरु माना जाएगा। अब अनुस्वार के पहले वर्ड यानी कि इससे पहले क्या है? शा, तो शा को गुरु मान लेंगे। इससे पहले क्या है? आ, तो इसको गुरु मान लेंगे। ठीक है, समझ में आया? आ और शा, अब समझ में आ गया ना? अंत और बसंत। ठीक है, क्लियर? अब होता है हमारा 6 पॉइंट। 6 क्या कह रहा है? किसी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो तो वह लघु वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। किसी लघु वर्ण के बाद, किसी भी लघु वर्ण के बाद अनुस्वार के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु हो तो वह वर्ण गुरु नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा ना हो कि वहां चंद्र बिंदु हो और आप लघु मान लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 6 जैसे
हंस में ह के बाद अनुस्वार है। हंस में ह के बाद अनुस्वार है, लिख कर देख लो हंस। हंस में ह के बाद अनुस्वार है, तो यह ह तो गुरु माना जाएगा। हा तो गुरु माना जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। परंतु हंसी, हंसी में हा के बाद चंद्र बिंदु है, तो यह गुरु नहीं माना जाएगा। यानी कि यह हंसी में चंद्र बिंदु है, तो यह गुरु नहीं माना जाएगा, इसको हम लघु ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आया ना 6 पॉइंट? फिर से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब हमारा 7वां क्या कहता है? हलंत के पहले का लघु वर्ण भी गुरु माना जाएगा। हलंत के पहले का वर्ण भी गुरु माना जाएगा। जैसे श्रीमन में हलंत न के पहले माँ है। समझ में तो आ रहा है ना सबके? एक बार ध्यान लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे क्या है इसमें। जैसे श्रीमन में हलंत न के पहले माँ है, यह माँ गुरु माना जाएगा, क्योंकि ना में स्वर नहीं है, क्योंकि ना में स्वर नहीं है। यदि हमारा कोई भी वर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो वो उसमें स्वर नहीं है। यदि कोई भी वर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो उसमें स्वर है, यानी कि उसमें आ हमारा छिपा हुआ है। समझ में आया ना? श्रीमन में हलंत न के पहले म है, यह म गुरु माना जाएगा, चूंकि न में स्वर नहीं है, अंत ना की मात्रा नहीं गिनी जा सकती। ठीक है। नंबर 8 कह रहा है, कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु को लघु ही मान लिया जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, इतना डीपली आपके में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी गुरु को लघु ही मान लिया जाता है, यानी कि कोई भी गुरु मात्रा है उसे भी हम लघु मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उच्चारण की सुविधा के लिए। तो ये हमारे 8 पॉइंट थे। तो ये 8 पॉइंट सबकी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है हमारा चरण। चरण को हम बोलते हैं पाद। चरण को हम पाद या पद भी बोलते हैं। अब आता है हमारा चरण। चरण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं। इन्हीं में से एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। चरण में प्राय 4 पंक्तियां होती हैं। इन्हीं में से एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण, विषम, पहले या तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। यानी कि हमारे छंद में 4 पंक्तियां होती हैं। ऐसे हमारे समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे छंद में 4 पंक्तियां होती है। ठीक है, 4 पंक्तियां होती हैं। इन्हीं में से एक पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। यानी कि इसको मान लो या इसको, इनमें से जो ये है पहली पंक्ति, इसी को हम चरण या पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम चरण या पाद कहते हैं। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। पहले 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले व तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। सम चरण कहते हैं। चरण समझ में आया सभी के? क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। चरण क्या होता है? हमारा कोई भी छंद है XYZ, एग्जाम के थ्रू आप समझ लेते हैं। हमारा कोई भी छंद है उसमें हमारी 4 चरण होते हैं। ये हमारे चरण, इन्हीं को हम पाद भी बोलते हैं। ये हमारे चरण होते हैं।
इन्हीं को हम पाद भी बोलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। समझ में आ गया ना, सम चरण कहते हैं। अब है यति। एक छंद में आपको मिलेगी यति। यति क्या होता है? छंद की लय के प्रभाव में आने वाले विराम या ठहराव को यति कहते हैं। यति क्या होती है? यति होती है हमारी छंद के लय प्रभाव में आने वाले विराम या ठहराव को यति कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं यति क्या होती है। पवन तनय संकट हरण। पवन तनय संकट हरण, हरण पे रुके, ये आपको दिख रहा है कॉमा, जरा अल्प विराम जिसको बोलते हैं अल्प विराम, जरा सी देर के लिए ठहरना, जरा सी देर के लिए ठहरना, यही कहलाती है यति। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, एक थोड़ी सी अल्प विराम, थोड़ी सी देर के लिए रुके, राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। जो हम यहाँ पर जरा जरा सी देर के लिए रुक रहे हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमा, जरा जरा सी देर के लिए रुक रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं यति। तो यति समझ में आया सबके क्या होती है? यति क्या होती है, समझ में आया? यति होती है हमारी छंद की लय के प्रभाव में आने वाले, यानी कि छंद की लय की प्रभाव, जैसे हम बोल रहे हैं ना, इस लाइन को बोल रहे हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ऐसे बोल रहे हैं ना, पवन तनय संकट हरण, कुछ देर के लिए रुके यानी कि अल्प समय के लिए, मंगल मूर्ति रूप, जहां हम रुकते हैं ठहरते हैं अल्प समय के लिए, उसी को हम यति कहते हैं। अब ये हमारा लगने वाला चिन्ह यति है। छंद की लय के प्रभाव में आने वाले विराम या ठहराव को यति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आता है नेक्स्ट, छंद के भेद। अब यहां से हमको समझना है छंद के भेद। छंद के निम्न भेद होते हैं। अब हम यहां से समझेंगे छंद के भेद। छंद के निम्न भेद होते हैं। सबसे पहला है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद क्या होता है? जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना होती है। जिसमें वर्ण यानी कि वार्णिक छंद में वर्णों के निश्चित संख्या की गणना होती है, यानी कि गणना का मतलब उनको गिनते हैं, काउंट करते हैं। वार्णिक छंद में जिसमें वर्णों की निश्चित संख्या की गणना होती है। क्लियर? अब हमारा आता है सेकंड, मात्रिक छंद। ये छंद के भेद है। ठीक है, मात्रिक छंद जो हमारे एग्जाम में आएगा वो हमको यहीं से पढ़ना होगा। मात्रिक छंद हमारे एग्जाम में आने वाला छंद है मात्रिक छंद। तो हमें पढ़ना है जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है, जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि, जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है। मात्रिक छंद एक बार समझ लेते हैं, यहीं से हमारे एग्जाम में मिलने वाला है हमको मात्रिक छंद। कह रहा है मात्रिक छंद जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है, यानी कि कोई भी चरण होगा, 4 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ कुछ भी लिखा होगा, जैसे समझ लो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो उनकी मात्राओं, जैसे कि पवन में मात्रा 1 2 3, ठीक है, ये कह रहा है ऐसे 1 2 3 इनकी जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है। मात्राओं की गणना हुई जैसे किस किस में होती है? दोहा में, सोरठा में, रोला में, चौपाई में आदि। मात्रिक छंद में जिसमें चरण की मात्राओं की गणना होती है, किस किस में होती है? दोहा में होती है, सोरठा में होती है, रोला में होती है, चौपाई में होती है आदि। अब नंबर 3 है हमारा मुक्त छंद।
मुक्त छंद हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी समझ लेते हैं। जिसमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं होता है, ना इसमें वर्णों का कोई बंधन है, ना इसमें मात्राओं का कोई बंधन है, यानी कि ये फ्री है, ये कहीं भी होगा, ये फ्री चलेगा। मुक्त छंद हमारा फ्री चलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। अब आता है सोरठा छंद। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला छंद सोरठा छंद, ये आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सोरठा छंद, सोरठा छंद की परिभाषा क्या होती है, कैसे होती है, समझते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, ये आपको याद करनी होगी। सोरठा छंद की परिभाषा ये आपके पेपर में आएगी। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं इसमें। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक बार और देखो क्या कह रहा है ये। ये कहना चाहता है सोरठा छंद है जो हमारा, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। ये हमारा सोरठा चल रहा है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सोरठा छंद हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में, पहला चरण और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आया ना सोरठा छंद में क्या होता है? हमारा हुआ पहला चरण, 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे चरण होते हैं, इसको हम चरण भी बोल सकते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये है हमारा चौथा चरण। ठीक है, अब समझिए, इसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। समझ में आ रहा है ना सबके क्या होता है? को याद नहीं करना है, सिर्फ मात्राओं को समझना है। तो इसमें हमें उदाहरण को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण कह रहा है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन। अब हम दोनों का देख लेते हैं कैसे मात्राएं लगेंगी। तो जो, तो हमने यहाँ पर देखा था बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। हमने यहाँ देखा था इन सब में हमारी गुरु मात्राएं लग रही थी। ठीक है, इन सब में गुरु मात्राएं, और छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इन सब में हमारी लघु मात्रा यानी कि एक मात्रा लग रही थी। अब यही रूल फॉलो करते हुए हमें यहाँ चल रहा है जो में 2, 1, 1, 1, 1, सिद्ध 1, 1, होए 2,
ई में एक, क्योंकि यहाँ पे ये ई गलत लिखी हुई है, छोटी ही आएगी यहाँ। अब हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई ना पूरी 11 मात्राएं पहले चरण में। पहले चरण में हुई 11 मात्राएं। अब हम दूसरा चरण देख लेते हैं। 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इन सभी में तो एक ही एक मात्रा आ गई, सिर्फ दो में एक मात्रा आई है। गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये भी हमारी 13 पूरी मात्रा हुई। गिनना तो आ रहा है ना सबको। छंद में हमको, सोरठा में हमको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको मात्राओं को याद, मात्राओं को गिनना आना चाहिए। यदि हमको मात्रा गिनना आ गई तो हमको छंद करना आ गए। आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा, एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सा छंद है। तो आपको यदि मात्राएं पता होंगी, गिन लोगे, तभी तो बता पाओगे कि ये सोरठा है, रोला है, कौन सा छंद है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो पहले हमने 8 पॉइंट पढ़ाए हैं उनको ध्यान से पढ़ो, समझो, तभी आप छंदों को कर पाओगे। तो फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। करहु 1 1 1 1 2। अब यहाँ 2 क्यों लगी? कि ग्रह, क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है, रूल में पढ़ा था ना। ग्रह 1 1 2 1। अब गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी करेक्ट हुआ 11। अब यहाँ देख लेते हैं। बुद्धि, बुद्धि में ध आधा संयुक्त व्यंजन है, तो किसको गुरु मान लिया जाएगा? ब को। 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1। लघु, ये हुई, ये हुई लघु लघु लघु, ये हुई गुरु। इसको गिन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह भी करेक्ट हुआ। ठीक है, एक बार आप सभी मात्राओं को ध्यान से देखें, तभी आपका सोरठा छंद कंप्लीट होगा। ठीक है, सोरठा छंद सभी की समझ में आया? यदि किसी बच्चे की समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें और आपकी जरूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं रोला छंद। अब हमारा आता है रोला छंद। रोला छंद क्या कह रहा है हमारा? यह इसकी परिभाषा है। रोला छंद की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा को याद आपको करना ही करना होगा। परिभाषा क्या कहती है हमारे रोला छंद की? यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चरण आप समझ चुके हो। चरण ये होते हैं 1 2 3 4 जो यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, ये चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह कह रहा है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी कि 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति, यति क्या होती है? यानी कि छोटा सा कोमा। 11 और 13 के 11 व 13 पर यति होती है, यानी कि यहाँ बीच में 11 या 13, 11 और 13 के बीच में जो ये कोमा सा छोटा सा लगा होगा वो 11 और 13 के बीच में लगा होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर देख लेते हैं रोला छंद क्या होता है। क्या कह रहा है हमारा रोला छंद? रोला कह रहा है हमारा, रोला छंद कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 पर
यति होती है। सिंपली है, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या कह रहा है? हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है? अब हमको यहाँ सीखना है कि इसमें भी हमारे 24 मात्राएं होनी चाहिए। यदि हमारी इसमें 24 मात्राएं फिट बैठती हैं तो यह हमारा रोला छंद कहलाएगा। यदि 24 मात्राएं फिट नहीं बैठती है तो यह हमारा रोला छंद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। हे देवी, हे की हो गई 2 यानी कि लघु, देवी की लघु, वी की लघु, यह 1 1, नियम की हो गई, सृष्टि की हो गई गुरु, ये हो गई गुरु 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 मात्रा, ये हो गई लघु 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 लघु, सृष्टि की 2 1, मैं 1 2 1 2, अटल की अ 1 1 1, है की 2। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यदि किसी भी दोहे में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं तो हमारा वह रोला छंद कहलाता है। तो वह हमारा रोला छंद कहलाता है। इसी प्रकार ये है। तो आप सभी को रोला छंद, सोटा छंद समझ में आया होगा, और जितना भी पढ़ाया है हमने आप एक बार से देख लीजिएगा। सारी क्लास जो भी बच्चे बाद में जुड़े हैं, जो भी बच्चे बाद में वीडियो को देख रहे हैं, वो सब हमने समझा दिया है। एक बार आप देख लें और समझ लें अच्छे से। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास सफाई रखें और पढ़ते रहें, और अपने साथियों को बताएं द स्टडी मंच लेकर आया आपके लिए हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। प्लीज आइए और देखिए।